उद्यान में दूर्वा तो आप सबने देखी होगी। सुबह सुबह यदि हम प्रतिदिन टहलते हैं तो हमारे पैरों को कितनी मुलायम लगती है ये दूर्वा, ठंडक भी देती है। ऐसा कहा जाता है कि ये हमारी आंखों के लिए भी लाभदायी होती है। भाई आप समझ रहे हैं कि आज मैं आपको दूर्वा के फायदे बताने वाला हूँ, तो आप सही समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपकी किताब दूर्वा की बात करने वाला हूँ। इस किताब के भी बहुत सारे फायदे हैं जो आपकी भाषा की समझ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। भाई आप इस किताब को या इस किताब की विषय वस्तु को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपके स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने का काम कर रही है। इस किताब में कविताएं हैं, लोक कथा, कहानी, चित्रकथा, व्यक्तित्व और एकांकी जैसी अनेक भाषा विधाएं समावेशित हैं। इसी तरह एक विधा है जीवनी की, जो हमें किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन से जुड़ी तमाम जानकारी प्रदान करती है। उनके द्वारा समाज के लिए दिए गए विशेष योगदान को रेखांकित करती है। दूर्वा पुस्तक का पाठ 13 एक जीवनी के तौर पर संकलित है, जो नृत्यांगना सुधा चंद्रन के जीवन के हर पहलू पर केंद्रित है। वैसे तो सुधा चंद्रन को हम सभी जानते हैं, ये एक प्रतिभाशाली नृत्यांगना है। इसके साथ ही सिनेमा जगत की प्रतिष्ठित अभिनेत्री भी हैं। बच्चों, पाठ के लेखक रामाज्ञा तिवारी लिखते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। कई ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद एक चोटी की नृत्यांगना बनी है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के.डी. चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसीलिए चंदन दंपत्ति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई। लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव भी बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगाने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाईं टांग में गैंग्रीन, एक प्रकार का कैंसर, हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाईं टांग काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाईं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता है। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.सी. सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्यूमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा। बच्चों, एक टांग का कट जाना किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत माना जा सकता है। आप सभी उस पल की कल्पना कीजिए जब सुधा ने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं दोबारा नाच सकती हूँ। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी जीवनी में यही खूबी होती है कि केंद्रीय पात्र के साथ पाठक सीधे तौर पर जुड़ जाता है। जीवनी लिखते समय हमें कुछ तथ्यों की प्रामाणिकता का ध्यान रखना चाहिए और आपकी इस किताब में कुछ इसी तरह के तथ्य शामिल किए गए हैं। सुधा ने
मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर सेठी के बारे में सुना। वे जयपुर गईं और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वे दोबारा सामान्य ढंग से चल सकती हैं। ऐसे प्रमाणित तथ्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना के प्राथमिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। ये स्रोत कौन कौन से होते हैं? हमारी पत्र पत्रिकाएं, अखबार, इंटरनेट पर उपलब्ध वीडियो, ये सब प्राथमिक सूचना की श्रेणी में आते हैं। और अगर इनसे जानकारी कलेक्ट की जाए, संकलित की जाए, उनको सूचीबद्ध किया जाए तो जीवनी को प्रभावपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। और वैसे भी सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनके बारे में जानकारी हमें इंटरव्यू या साक्षात्कार से हमें प्राप्त हो जाती है। उनके ऊपर पूर्व में कई लेख लिखे गए हैं। तो आइए जानते हैं किताब में दिए शब्दों के अर्थों को समझें। पहला शब्द है इच्छा शक्ति, जिसका अर्थ होता है मनोबल। दूसरा शब्द है अक्षमता, इसी का विलोम यहाँ पर अयोग्यता दर्शाया गया है। अगला शब्द आता है अल्पायु यानी कम उम्र। अगला शब्द आता है गैंग्रीन। गैंग्रीन एक हड्डी का कैंसर है। यहाँ हमने शब्दों के अर्थ को समझ लिया है। चलो अब बात करते हैं पाठ में आए कुछ अभ्यास प्रश्नों की। सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है वो है, सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा कैसे छा गया। मैं आपको विस्तार से समझा चुका हूँ कि एक भीषण बस दुर्घटना में सुधा ने अपना दायां पैर खो दिया और इस तरह स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा छा गया। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए क्या किया, ये दूसरा प्रश्न है। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्यूमिनियम की बनी थी और ये आसानी से घूम सकती थी। लेकिन डॉक्टर सेठी को अपने पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली क्योंकि सुधा को नृत्य का भी अभ्यास करना था। अपने दूसरे प्रयास में डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य के लिए आवश्यक पाँव की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से सीखा, देखा और परखा और एक नई टांग बनाई जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इस तरह सुधा केवल एक टांग लगने से ही सफल नहीं हुई थी, बल्कि डॉक्टर सेठी ने एक काम और किया था जिससे सुधा को सफलता मिली। वो काम क्या था? वो काम था मनोबल को बढ़ाना। अगला प्रश्न आता है कि सुधा चंद्रन भारत में किस तरह लोकप्रिय हो गई। सुधा ने पैर लगने के बाद दोबारा नृत्य का कठिन अभ्यास प्रारंभ कर दिया जिससे उसके पाँव में खून बहने लगा और सुधा ने हार नहीं मानी और उनकी ज़िंदगी में, उनके जीवन में वो ऐतिहासिक दिन आया जब 28 जनवरी 1984 को मुंबई में आयोजित सार्वजनिक नृत्य प्रदर्शन में सुधा की जिंदगी बदल कर रख दी। उनके प्रशंसकों ने उन्हें रातों रात एक मशहूर कलाकार बना दिया। उनकी जीवन यात्रा पर मयूरी नाम की एक तेलुगु फिल्म बनाई गई जिसे बाद में हिंदी में भी बनाया गया। सुधा चंद्रन को उनके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो आइए हम कुछ विलोम शब्दों को देखें। सबसे पहला शब्द है आशा, जिसका विलोम शब्द है निराशा। अगला शब्द है कठिन। कठिन का विलोम शब्द होता है सरल। अगला शब्द है आदर। आदर का विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द होता है अनादर या तिरस्कार करना। अगला शब्द है अंधेरा। अंधेरे का विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द क्या होगा? उजाला या रोशनी। इसी तरह अगला शब्द है आकार। आकार का विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द होगा निराकार। बच्चों, इस पाठ की कुछ घटनाएं हैं जिन्हें हमने क्रम बदलकर आपके सामने रखा है और आपको क्या करना है, इन घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। तो आइए वो घटनाएं कौन कौन सी हैं उन्हें समझ लेते हैं। सुधा डॉक्टर सेठी से मिली। दूसरी घटना, सुधा नृत्य का फिर से प्रशिक्षण लेने लगी, है ना। सुधा ने प्रीति के साथ नृत्य किया। सुधा को अभिनय के लिए विशेष पुरस्कार मिला। सुधा का पैर काटना पड़ा और अंतिम है, सुधा ने नृत्य विद्यालय में प्रवेश लिया। तो ये कुछ घटनाक्रम हैं जो इस जीवनी के माध्यम से हमारे सामने रखे गए हैं। तो अब आप पता लगाइए कि इसका सही क्रम क्या होगा। आइए देखें इसका सही क्रम क्या होगा। सुधा ने नृत्य विद्यालय में प्रवेश लिया। अगला क्रम है सुधा का पैर काटना पड़ा कि सुधा ने डॉक्टर सेठी से मुलाकात की। सुधा ने नृत्य का फिर से प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद सुधा ने प्रीति के साथ नृत्य किया। सुधा को अभिनय के लिए विशेष पुरस्कार प्राप्त हुए। सुधा के जीवन पर फिल्म बनी थी। कुछ अन्य व्यक्तियों की सूची बनाना है जिनके जीवन पर फिल्म बनी हो। अगर आप किसी दिव्यांग व्यक्ति को जानते हो तो उनके बारे में एक शुद्ध लेख लिखो और उनकी विशेष सफलता का भी इसमें उल्लेख करो।
ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जीवनी हमें एक प्रेरक व्यक्तित्व यानी सुधा चंद्रन की जीवन के बारे में विस्तार से समझाने का काम करती है। जीवनी एक महत्वपूर्ण भाषा का अभ्यास क्रम हमारे सामने रखती है, जिससे हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को याद करते हैं, कुछ प्रमाणित तथ्यों को हम स्मरण में लाते हैं और उस व्यक्तित्व के द्वारा किए गए योगदान को भी हम रेखांकित कर पाते हैं। और प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। हमारे आसपास अनेक ऐसे लोग हैं जो एक विशेष काम के तौर पर पहचाने जाते हैं। ये जीवनी कला जगत पर केंद्रित है। तो बस अब आप लोग जुट जाइए, इसी तरह के प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारियाँ संकलित कीजिए और जीवनी के संबंध में अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाइए, भाषा को मजबूत बनाइए, अपनी लेखन विधा को भी मजबूत बनाइए। और मैं इसी तरह के अगले किसी अन्य विषय के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।